Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I'm your physics expert. Today I again welcome you back to this new lecture of NTSC Cracker series और ये in continuation with our new chapter that is light. जो इसका last lecture गया है इस light chapter का जिसमें हमने reflection के बारे में discuss किया था. It was all about reflection from plane surfaces and reflection from आपके स्फेरिकल सरफेस जिसमें हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में डिस्कस किया था. देन वी डेल्ट विद द मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस नहीं, माय मिस्टेक, इट वाज मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. और उसमें हमने बात की थी मिरर फॉर्मूले की और हमने बात की थी मैग्निफिकेशन की. फिर हमने उसमें डिस्कस किया कि कैसे हम मिरर फॉर्मूले को यूज करके हम ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं या कभी कभी हमको फोकल लेंथ भी निकालना होता है. देन वी टॉक्ड अबाउट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मुझे मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता है, हाउ टू डिकोड द नेचर ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैग्निफिकेशन वैल्यू. कि एम से कैसे हम बताएं कि इमेज रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है, डिमिनिश्ड है या मैग्निफाइड है. तो हमने इसको इन डेप्थ हमने स्टडी किया, सवाल सॉल्व किया, हमने सवालों के थ्रू हमने उन कॉन्सेप्ट्स को टच किया है. अब रिफ्लेक्शन का ही दूसरा साथी है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट सरफेस को टच करती है और वापस उसी मीडियम में आ जाती है. बट रिफ्रैक्शन में ड्यू टू चेंज इन मीडियम लाइट बेंड होती है, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये चीज आप पढ़ चुके हो. अब इनमें हम कुछ सवाल डिस्कस करते हैं हम लोग. जैसे यहाँ पे हमने एक सवाल हमको है यहाँ पे कि कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. तो बेसिकली यहां पे बात हो रही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. अभी क्या होता है इसको हम देखते हैं फिगर से. तो सपोज ये आपका इंटरफेस है. एब्सोल्यूट में क्या होता है, आपका इंसिडेंट मीडियम हमेशा एयर होता है और यहां पे मीडियम दूसरा क्या दिया है, वाटर दिया है. तो लाइट आपकी आ रही होगी, ये आपका बन गया नॉर्मल, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. एयर सबसे रेयर मीडियम है तो रेयर से डेंस जा रहा है तो लाइट क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी. ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया आपका. एयर में लाइट की स्पीड c होती है 3 × 10⁸ और वाटर में हमने इसको v मान लिया. नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो कि यहां पे वाटर दिया हुआ है. n हमको दिया है पानी का 4/3, c हमको पता होता है 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. तो v क्या बन जाएगा, 3 × 3 × 10⁸ अपॉन 4, दैट इज 9/4 × 10⁸. तो v क्या बन जाएगा, 2.25 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. मतलब अगर लाइट वैक्यूम से या एयर से पानी में जा रही है तो पानी में जाने के बाद उसकी स्पीड 2.25 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड हो गई आपकी. तो ये तो बात हुई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. तो उस पर सवाल देखते हैं. तो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2. ये सब वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू एयर हैं. कहता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. ये आपसे सवाल पूछा गया है. मतलब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर.
तो एन जी का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू क्या है? सी बाई वी। तो एन जी क्या होगा? सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन, और ये क्या बन जाएगा? स्पीड एन डब्ल्यू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये बन जाएगा वी डब्ल्यू बाय वी जी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का और स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम की आपस में इनवर्स रेशियो में होते हैं। दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज इन इनवर्स रेशियो विद स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बट हमको यहाँ पे क्या निकालना है? एन जी बाय एन डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो एन जी कितना दिया है? 3/2। एन डब्ल्यू कितना है? 4/3। तो कितना बन जाएगा? 3/4 इंटू 3/2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। ये ऐसे लिख सकते हैं, एन जी डब्ल्यू इज 9/8। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और अगर उल्टा पूछता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछता, तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे। तो 1/n जी डब्ल्यू दैट इज 8/9। इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पे हम लोग। फिर ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके अंदर कहता है कि एक ऑरेंज लाइट है, ऑरेंज लाइट का वेवलेंथ दिया है 6600 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और ये एयर से वाटर में जा रही है लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है। पहला पार्ट पूछता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज, आपको अगर फॉर्मूला याद ना हो तो क्लास 9th हमने फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। तो f क्या बन जाएगा? v बाय लैम्डा। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में v कितना दिया है? 3 × 10⁸। लैम्डा कितना दिया है? 6600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने में वैल्यू जो आएगी, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3/66 10⁸ अपॉन 10⁻, कितना बन जाएगा? -8। तो इसको ऊपर ले जाइए, तो 3/66 इंटू 10⁻16, या 300/66 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 2 से कैंसिल करिए तो 150 और 33, f बन जाएगा 150/33 10⁻14 हर्ट्ज। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4.54 10⁻14 आपका हर्ट्ज आएगा। सो फ्रीक्वेंसी इज 4.54 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सेकेंड पार्ट पूछता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कि अभी हम पहले निकाल चुके हैं, फिर भी निकाल लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हमें निकालना है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी ग्लास नहीं, वाटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के स्पीड के इनवर्स में है। तो हमको क्या निकालना है? एन डब्ल्यू, हमको एन डब्ल्यू बाय एन ए निकालना है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एन डब्ल्यू दिया है 4/3, एन ए होता है 1, वी ए दिया है 3 × 10⁸, और हमको वी डब्ल्यू निकालना है। तो वी डब्ल्यू क्या बन जाएगा? 3 × 3 10⁸/4, दैट इज 9/4 इंटू 10⁸। तो ये बन जाएगा 2.25 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सी पार्ट पूछता है कि वेवलेंथ क्या होगी आपकी वाटर में। अब देखिए इसको, अगर हम एन डब्ल्यू बाय एन ए निकालें तो ये लाइट का जो
स्पीड होता है वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्स होता है। क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एंड व्हाट इज v? v इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहां पे दोनों मीडियम में सेम रहेगी क्योंकि आपका यहाँ पे सोर्स चेंज नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे सोर्स होता है लाइट का, वो सेम होता है, तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है लाइट, या सोर्स डिपेंडेंट होती है। सो फ्रीक्वेंसी इज अ सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी कैंसिल्स आउट। तो NW कितना है? 4/3, Na 1 है, लैम्डा ऑफ वाटर पता नहीं है, एयर का लैम्डा कितना दिया है? 6600 दिया हुआ है। तो लैम्डा वाटर कितना बन जाएगा? 4/3 इंटू 6600 एंगस्ट्रॉम। तो ये 22 बन गया, ये बन जाएगा 8800 एंगस्ट्रॉम। इसको सही किया मैंने? इसमें आपकी वेवलेंथ घटेगी, आपकी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। इसमें गलती कर दी हमने, चेक करते हैं। NW 4/3 दिया है, ये 1 दिया है। लैम्डा ऑफ एयर आपको दिया हुआ है, लैम्डा ऑफ एयर इज गिवन टू बी 6600 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा वाटर, तो लैम्डा वाटर क्या बनेगा? अचानक हमने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका 3/4 से मल्टीप्लाई, सॉरी, तो इसको जब कैंसिल करेंगे आप तो कितना बन जाएगा ये? अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो 3300, और ये 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1900/2, या ये बन जाएगा 4950 एंगस्ट्रॉम। The wavelength of orange light in water will be 4950 angstrom। आपकी मेन चीज यहाँ पे था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम की लाइट की स्पीड इनवर्स होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में वेवलेंथ लाइट की आपस में इनवर्स होती है। तो दिस इज द 2 मेन पॉइंट्स जो हमने इससे डिराइव किया हमने यहाँ पे हमने। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट स्नेल्स लॉ। इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं? तो सवाल ये दिया हुआ आपके, यहाँ पे एक इंटरफेस दिया हुआ है और एक लाइट ऐसे आ रही है आपकी, ये एंगल हमको दिया है 30 डिग्री और ये एंगल हमको दिया हुआ है 45 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2 और हमको इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो व्हाट इज स्नेल्स लॉ, कैसे अप्लाई करते हैं? पहले हम देखेंगे कि कहां पे लाइट आपकी रिफ्रैक्ट हो रही है। सो एट पॉइंट P आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो लेट अस अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। कैसे अप्लाई करेंगे? पहले हम देखेंगे अपना इंसिडेंट पार्ट। तो लाइट रे किस मीडियम में इंसिडेंट है? N1 मीडियम में इंसिडेंट है। सो N1 इंटू कितने एंगल्स इंसिडेंट है? 30 डिग्री मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट लेक्चर में, लाइट में एंगल हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल होता है। तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 60 होगा। सो योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। तो साइन आई लिखेंगे हम, साइन आई। फिर किस मीडियम में जा रही है? N2 में जा रही है और कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है? तो हमेशा स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए आप देखिए कि क्या आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और कितने एंगल पे हिट कर रही है, किस मीडियम में है इंसिडेंट पार्ट। ये हो गया मेरा इंसिडेंट पार्ट। कितने एंगल से वो रिफ्रैक्ट कर रही है और किस मीडियम में वो रिफ्रैक्ट कर रही है। N1 कितना है? √2। आई एंगल कितना है? 60 डिग्री। N2 हमको पता नहीं है,
आर कितना है आपका 45 डिग्री, साइन 60 इज √3/2 and 2 साइन 45 इज 1/√2। तो ये कितना बन जाएगा √2 इंटू √3, इस √2 को यहां ले लीजिए LHS में, इंटू √2/2। तो न्यूमरेटर में √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। Therefore n2 will be equal to 2 इंटू √3/2, ये कट गया तो n2 आपका √3 आ गया। Therefore the refractive index of n2 is √3। ये आपकी n2 की वैल्यू आ गई। ये आपका हो गया स्नेल्स लॉ के बारे में आपका सवाल हो गया। ये now moving ahead with next question that is about your prism। प्रिज्म में क्या होता है, पहले मैं इसका एक फिगर आपको बनाता हूं तो हमको सवाल करने में आसानी होगी हमको यहाँ पे। तो प्रिज्म में कुछ इस तरह होता है आपका, ये आपका प्रिज्म होता है, ये ABC, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है A। एक लाइट रे यहाँ पे आई, ये बन गया मेरा, इसको चाहे तो यहाँ पे ये नॉर्मल ले लिया आप, फिर लाइट रे गई यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके, फिर दूसरा नॉर्मल ये हो गया मेरा, और वापस लाइट रे बाहर निकल आई। तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक इस वाले इंटरफेस में मान लो इसको P माना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इंटरफेस Q पे R2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। अब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे कुछ ऐसे निकल गई होती है, लेकिन प्रिज्म की वजह से लाइट रे आपकी कहां जा रही है, ये जा रही है। तो प्रिज्म नहीं होता, ये लाइट रे ऐसे चली गई होती, लेकिन प्रिज्म की वजह से लाइट रे ये जा रही है, मतलब अपने इस वाले पाथ से ये इतना एंगल डिविएट कर गई आपकी। फिर से देखिए, प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे निकल गई होती है, लेकिन प्रिज्म की वजह से लाइट रे मेरी ये जा रही है, मतलब अपने इस पाथ से ये लाइट रे इतना एंगल डिविएट कर गई है। तो अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करूं, मैं इसको इस लाइट रे को, तो ये जो एंगल है ये दिस इज योर एंगल ऑफ डिविएशन। तो इसमें आपके फॉर्मूले जो होते हैं आपके प्रिज्म फॉर्मूले ये होते हैं, एक तो ये होता है I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, आपका ये रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा R1 प्लस R2 जो होता है वो A के बराबर होता है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमको इसमें यूज करना है हमको। अब आइए इसमें हम लोग सवाल देखते हैं जो आपके बन सकते हैं इसके अंदर। सवाल इसमें एक ये दिया है आपके, a ray of light incident at an angle 48 degree on a prism of refracting angle 60 degree suffers minimum deviation. Calculate the angle of minimum deviation. तो अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। नाउ फॉर मिनिमम डेविएशन क्या होता है, आपका I और E आपस में बराबर बन जाते हैं। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम। देयरफॉर डेल्टा मिनिमम क्या बन जाएगा, 2I माइनस A। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, 48 डिग्री,
और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है 60 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम क्या बन जाएगा 2 into 48 इज 96 माइनस 60 दैट इज 36 डिग्रीज। तो आपका जो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन है वो कितना आ रहा है 36 डिग्री आपका आ गया। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके लिए लाइट के। Now moving on to the next concept of this refraction, that is normal shift। तो अभी हम क्वेश्चन इसको बाद में देखते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, फटाफट इसको ब्रीफ कर लें। जैसे मानिए यहाँ पे आपका कोई टैंक है और इस टैंक में यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, इससे एक लाइटर ये निकली और इसमें यहाँ वाली कोई लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, और एक लाइटर आपकी ये गई तो एक नॉर्मल आपका यहाँ पे ये बन जाएगा आपका नॉर्मल। रेयर से सॉरी डेंस से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अब जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है वो क्या है, हमेशा देखता है सीधा, तो उसको ये लगेगा कि लाइट रे यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है, तो इसको ये फील होगा कि लाइट रे यहां से आ रही है आपकी। तो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो ये रखा है, बट जो इमेज है आपकी, इमेज ये बन रही है आपकी ये। तो इस आई को ये लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां रखा होकर यहां रखा हुआ है। तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में दिस इज योर रियल डेप्थ एंड दिस इज योर एपरेंट डेप्थ। मतलब ऐसा हमको लगता है कि वहां पे होगा, दैट मीन्स इसके लिए ये ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ऊपर आ गया है, और जो भी शिफ्टिंग हुई है वो देखो शिफ्टिंग नॉर्मल के अलॉन्ग हो रही है आपकी। देयरफॉर वी कैन राइट योर नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। और इसमें फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये आपका इसमें एक फॉर्मूला होता है कि मुझे इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब आइए सवाल देखते हैं, सवाल कैसे इसमें पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो सवाल जैसे कि आसान सवाल है, इसने बोला है कि एपरेंट डेप्थ ऑफ अ लिक्विड इन अ वेसल इज 15 centimeter when its real depth is 20 centimeter. Find the refractive index। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है। तो रियल डेप्थ कितना दिया है 20, एपरेंट डेप्थ इज 15, तो किससे रहेगा 5 4s are 20 एंड 5 3s are 15, तो n कितना आ जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा। दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और भी सवाल इस पे कैसे पूछते हैं, एक सवाल और देखिए यहाँ पे। इसने सवाल ये बोला है कि एन ऑब्जेक्ट below a rectangular glass block of index 1.5 when viewed from vertically above it appears to be raised by 7 mm
कैलकुलेट थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक। तो इसने क्या बोला है कि आपको यहां पे शिफ्ट दिया है appears to be raised by 7 mm, मतलब आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू पता है हमको, यहाँ पे ये चीज हमको यहाँ पे ये शिफ्ट दिया हुआ है कितना आ रहा है आपका ये। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, इट इज रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। और आप देख सकते हो कि यहां पे हम एपरेंट डेप्थ को रियल डेप्थ अपॉन n लिख सकते हैं, इन टर्म्स को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। सो वी कैन रिप्लेस एपरेंट डेप्थ एज रियल डेप्थ बाय n। नॉर्मल शिफ्ट कितना दिया है 7 mm, रियल डेप्थ कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय n बन जाएगा। तो 7 mm इज इक्वल टू रियल डेप्थ, 1 माइनस n कितना दिया है 1.5। इसको सॉल्व करते हैं, 7 mm इज इक्वल टू रियल डेप्थ, ये कितना बन जाएगा 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5, तो कितना बन जाएगा रियल डेप्थ ऊपर क्या बन जाएगा 0.5 अपॉन 1.5। सो 7 mm इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 0.5 बाई 1.5, तो ये डेसिमल हट गया आपका। तो 7 mm इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 5 बाई 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 7 mm क्या बन गया रियल डेप्थ इंटू 1 बाई 3, देयरफॉर आपका रियल डेप्थ कितना आ गया 7 mm इंटू 3, जो कितना बन गया 21 mm बन गया आपका। सो द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज 21 mm, दैट इज योर रियल डेप्थ। तो सॉल्यूशन का आप दोबारा देख लीजिएगा, इसको दोबारा सॉल्व करिएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों फॉर्मूले का यूज किया है, एक इस वाले फॉर्मूले का और इस वाले फॉर्मूले का। यहां से हमने ये निकाला और ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, तब हमको कौन सा फॉर्मूला मिला है, हमको ये वाला फॉर्मूला मिला हमको। इस सवाल में हमने दोनों फॉर्मूले का यूज करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है यहाँ पे हमने। तो अब ये तो बात होगी, हमारा प्रिज्म हो गया, हमारा नॉर्मल शिफ्ट हो गया, स्नेल्स लॉ हो गया और आपका रिफ्रैक्शन हो गया। इसमें एक आखिरी टॉपिक बचता है, दैट इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए यहां पे आपका ये है, ये N2 है, ये N1 है। ये फिनोमेना तभी पॉसिबल है जब N2 N1 से ज्यादा होगा, मतलब लाइट यहां पे है, लाइट गई, ये नॉर्मल है और यहां पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो इसके लिए क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्शन के बाद इंटरफेस के पैरेलल बन जाती है 90 डिग्री। सो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, देन योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। और अगर मैं इसके बियॉन्ड अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं, क्रिटिकल से ज्यादा करता हूं, लाइट आपकी वापस उसी मीडियम में लौट आती है आपकी। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सवाल इसमें कैसे आता है, आपका सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल आपका इसमें कुछ इस तरह पूछता है आपका, इससे यहाँ पे सवाल दिया आपका, the refractive index of glass is 3/2. What is the critical angle for glass air इंटरफेस? देखिएगा, इसने ऐसे बोला है कि यहाँ पे एक इंटरफेस है, ये ग्लास है और ये एयर है।
लाइट ग्लास से जा रही है और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल के बराबर है, मतलब लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद इंटरफेस के बन जाएगी पैरेलल। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। लाइट पहले ग्लास में इंसिडेंट है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, इंसिडेंट पार्ट। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितने एंगल पे वो इंसिडेंट है, वो एंगल का साइन, किस मीडियम में जा रही है, यहाँ पे एयर में जा रही है, और कितने एंगल से रिफ्रैक्ट कर रही है, कितने एंगल से रिफ्रैक्ट कर रही है, 90 डिग्री। एन जी कितना दिया है, 3/2 साइन आईसी हमको निकालना है। एन ए एयर का 1 होता है, साइन 90 1 होता है। देयरफॉर साइन आईसी क्या बन जाएगा, इंटू 3/2 इज इक्वल टू 1। इसको साफ साफ लिख देते हैं। तो यहां से आपका साइन आईसी क्या आएगा, साइन आईसी विल बी इक्वल टू 2/3। और जब इसको सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर से, तो जो आपका आईसी का वैल्यू है, आईसी का वैल्यू आपका 42 डिग्री आएगा आपका ये। तो देखिए अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, यहां पे मैं इसी स्टेटमेंट को अगर मैं जनरलाइज कर दूं जो मैंने यहां पे लिखा है, जनरलाइज करने में ये क्या होगा, यहां पे इसको हम जनरलाइज कर देते हैं कि मान लीजिए ये मीडियम है, लाइट गई और यहां पे इंटरफेस के पैरेलल बन गई, मतलब ये क्रिटिकल एंगल है। इसको हम n1 मान ले, इसको हम n2 मान ले। क्या लिखोगे, n1 साइन आईसी इज इक्वल टू n2 साइन 90। सो n1 इंटू साइन आईसी, साइन 91 बन गया, n2 देयरफॉर साइन आईसी क्या बन जाएगा, n2/n1 बन जाएगा। ये आपका जनरल फॉर्मूला है आपका। अब जैसे हमारे जो पिछला सवाल हमने किया है उसमें हमारा n2 एयर था, एयर का 1 था, तो साइन आईसी 1/n1 बन गया। तो देखो हमने 1/n1 1/3/2, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। देखिए वही आ रहा है यहाँ पे, सेम वही वैल्यू आ रही है। इसको मैं दोबारा मार्क करता हूं, सेम वही आपकी वैल्यू आ रही है। तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि हमेशा आप स्नेल्स लॉ सही तरीके से अप्लाई करें, तो आपको कभी भी गलत एक्सप्रेशन आखिरी में नहीं मिलेगा। इसको याद करोगे तो कभी कभी एंगल में हो जाता है कंफ्यूजन, तो उसको अप्लाई करने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है आपकी। सो ऑलवेज यूज द बेसिक मेथड, फर्स्ट इंसिडेंट पार्ट, देन रिफ्रैक्टेड पार्ट, देन सॉल्व द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्शन कवर किया था, हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन का एक पार्ट कवर किया है जिसमें हमने स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास प्रिज्म और TIR जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हमने नॉर्मल शिफ्ट को डिस्कस किया है। अब जो इसका अगला लेक्चर आपको मिलेगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, जिसमें हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इससे सवाल हर साल आपके आते ही आते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से करिएगा। जो 10th के बच्चे हैं वो बोर्ड भी देंगे, ये आपके बोर्ड में भी काम आएगा आपके लिए। सो प्लीज डू फोकस ऑन दीज चैप्टर्स वेरी थॉरली। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और आपके NTSC एग्जामिनेशन के लिए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो प्लीज डू लाइक अस, हमें लिख के बताएं, अपने कमेंट्स हैं, आपके डाउट्स हैं, उसको हमें आप लिख के बताएं, हम उसको एड्रेस करेंगे। एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड अमंग ऑल योर नोन्स, जिससे इनको फायदा मिल सके। एंड अगर आप नए जुड़े हैं प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अंत में वही कहूंगा, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड एंड वर्क हार्ड फॉर योर NTSC examinations. Thank you, friends.